बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर तमाम फरीकैन के लिए काबिल कबूल हल के लिए नया ऑर्डिनेंस लाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि इसी हवाले से मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब बानी PTI ने PTI क़यादत को सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रखने की हिदायत कर दी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर मुदाखलत की तो हम अपनी खुद मुख्तारी में मुदाखलत तस्वुर करेंगे। अच्छा, तो बयान तो दिया हमने जी। अगर बयान दिया तो खुद मुख्तारी, फिर क्या करेंगे? आगे कोई हिम्मत अमली होनी चाहिए, तस्वुर करेंगे हम। अच्छा चलें देखते हैं। ये पहले तो जितनी हमारी मसीही बरादरी है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, सबको बहुत बहुत क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह ताला खैरियत से अमन जो है और सुकून दुनिया में लेकर आए। दूसरा ये कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश आज, और हमें एक आज़ाद मुल्क को दे गए। बाद में उनके फरमुदात पे हमने कितना अमल किया, इस पे हमें एक कौम के तौर पे गौर करना चाहिए। लेकिन ये है कि उन मुल्कों से पूछें आज़ादी की कीमत, जो मुल्क पूरी पूरी कौमें हैं लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है, और वो एक इंच ज़मीन के लिए वो लड़ रहे हैं। फ़लस्तीनियों को देखें आप, कुर्दों को देखें आप, ये रोहिंग्या जो है इनको देखें, जिनके पास पूरी पूरी कौमें हैं लेकिन ज़मीन नहीं है उनके पास। और कई मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन है और उनको वो कौम नहीं बन पा रहे, और कौम बन के वो कौम बन जाते हैं और फिर आपस में कबायली झगड़े जैसे होते हैं वो शुरू कर देते हैं पेटी इश्यूज़ पे, हंगर गेम। तो वो कौम बनना जो है ना, वो तो एक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें कौम बनने के लिए, कौम के लिए हासिल किया था ना। ये मुल्क कौम के लिए हासिल किया गया था। कबाइल तो पहले भी थे, लोग तो पहले भी रहते थे आगे पीछे। तो ये आज की दुनिया में ख़ास तौर पे ज़रा देखें दाएं बाएं, कौमें हैं, मुल्क, ज़मीन नहीं है। तो हमें वो एक बहुत उनकी और उनके साथियों की और तमाम यहाँ पे जिन लोगों ने आज़ादी के लिए जदोजहद की थी बर सग़ीर पाक व हिंद में और आलमी सतह पर दुनिया की तारीख़ में, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और आज आप जितना सोचते हैं इस बात पे कि जहाँ जहाँ जंगें हो रही हैं, जहाँ जहाँ लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास, फ़लस्तीनियों को देखें क्या क़यामत आई हुई है उनके ऊपर, लेकिन वो उनके पास ज़मीन नहीं है। अब उनसे कहें कि हम तुम्हें इतनी सी खुद मुख्तार, छोटा सा दुनिया में खुद मुख्तार एक मुल्क दे देते हैं, लड़ रहे हैं, हज़ारों लाखों बच्चे लोग शहीद हो गए। कुर्द देखें, ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। तो बात यह है कि जो अल्लाह ताला का एक शुक्र एक तो हम नहीं अदा करते कि क्या है भाई, ठीक है भाई, मतलब है कि एक कौम तो नहीं बन पा रहे ना। या बन जाते हैं, जब कोई सानिया पेश आता है तो बन भी जाते हैं। आप देखें ना, जब ज़लज़ला आया था या और कोई ऐसे हादसात होते हैं, बाकी मामला, तो कौम बन जाते हैं सारे। लेकिन फिर उसके बाद वही हंगर गेम शुरू हो जाता है। कोविड के दिनों में आप देखें, पाकिस्तान ने आलमी सतह पे बड़ा क्राइसिस था, लेकिन पाकिस्तान उन मुल्कों में था कोविड के दौरान, दुनिया के उन मुल्कों में था जिसने तकरीबन हर किस्म की वैक्सीन आ गई थी। चाइना से भी आई थी, अमेरिका से भी आई थी, रशिया से भी आई थी, हर किस्म की वैक्सीन आई थी। और आज ये आप फंसे होते हैं कि जी फलाना हमारे पास जो डेटा नहीं है, तो वो नादरा का ये फलाना डिमांड। उस वक्त आप देखें कैसे हमने पाकिस्तान में तेज़ी के साथ हमने अपना वो सारा मैकेनिज़्म तैयार किया था कि किसको कौन सी जो है वो वैक्सीन लगी है, और वो डाटा में गया था। और उसके बाद बाहर जिन्होंने ट्रैवल करना था वो गए, एप्लीकेशंस तैयार हुई। और मैंने उन दिनों में सफ़र किया पाकिस्तान से बाहर,
और किसी जगह पर कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के अब जो इश्यूज खड़े हैं ना इस वक्त, फलाने मुल्क का वीज़ा नहीं है तो ये पाबंदी हो, कहीं पर किसी जगह, यूरोप हो या आपका सेंट्रल एशिया हो या कोई वेस्टर्न कंट्री हो या ईस्टर्न साइड, हर जगह जो पाकिस्तान की वैक्सीनेशन और जो सिस्टम बना था उस वक्त कि ये एप्लीकेशन है और आपने, ये कितने साल पुरानी बात है, आप गौर करें, और हमने बना लिया था। यहीं पे हमारी टीम्स मौजूद थी ना, और उसमें डाटा फीड हो रहा है और वो एयरपोर्ट्स के ऊपर, यानी इतनी आसानी के साथ वो काम होता था। अच्छा जी, एस्ट्राजेनेका भी है तो ये भी है तो फाइजर की, मतलब सारी जो है ना हमारे पास, यूरोप जाना है तो आगे पीछे हो गया था, थोड़े दिन लगेंगे कुछ ये हो, लेकिन पूरे पाकिस्तान में, क्या कराची, क्या लाहौर, क्या लाड़काना, क्या पेशावर, क्या कोयटा, बाहर, और किसी जगह ऐसा नहीं था कि जी वैक्सीन ख़त्म हो गई है, मतलब बल्कि ये था कि तारीख आपको डेट मिल गई, इस तारीख को आपकी वैक्सीन लगेगी। घरों पे भी हो रहा है सारा, तो मतलब हम जो है ना वो उस वक्त आपको नज़र आता था कि यार एक कौम के तौर पे आपने कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, मईशत आपकी चलती रही थी, आपने लॉकडाउन्स नहीं किए थे, लोगों ने कोऑपरेट, उलमा आ गए थे सामने, मसाजिद रमज़ान दरमियान में कैसे, और हम निकले थे उससे। तो बात ये सारी कि ये जो हंगर गेम शुरू हो जाते हैं ना, पेटी इश्यूज शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो आप ये होता है जो इस वक्त हो रहा है। तो मैं सिर्फ उसमें ये बात कहूँगा कि देखें ये सिस्टम, अब बस मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, ये फारिग हो रहा है, अब कैसे फारिग हो, खुद गिरेगा, भेजा जाएगा, गिरेगा, मरेगा, क्या करेगा, फारिग है सिस्टम। और इसमें से फिर जो इसमें से निकलेंगे ना हम आगे जाके इस पूरे जो ये जंजाल पूरा है, और मेरे ख्याल से ज़्यादा हमें अपना, यानी बहुत ज़्यादा इसमें इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा, हम इससे निकल जाएंगे। देखें और देखें, अभी मैं आपको सिर्फ एक बात ही बताऊं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर्स आने हैं अभी पूरी दुनिया पे, और दुनिया उन प्रेशर्स के लिए तैयार होती है। ठीक है, दुनिया उन प्रेशर्स के लिए तैयार होती है, तैयार हो रही है, और अभी तो हज़ारों या लाखों की तादाद में इस वक्त तैयारी हो रही है अमेरिका से, जो बड़े पैमाने पे लोगों ने डिपोर्ट होना है, और ये जो उसके बाद जो डिपोर्ट होना है वहाँ से, और कई ऐसे लोगों की लिस्टें बन रही हैं, बेशुमार स्टूडेंट्स भी हैं उसमें, अगर सारे मुल्कों के, जो कनाडा गए, कनाडा से अमेरिका आ गए, दरमियान में स्लिप हो गए, आगे पीछे दाएं बाएं, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वहाँ से डिपोर्ट होना है। ठीक है, अब उनके क्या असूल होते हैं इमिग्रेशन के, किस तरह से, लेकिन वो लिस्टें बन रही, तैयार हो रही। यही सूरत हाल यूरोप में डेवलप होगी, यही सूरत हाल बाकी जो है, तो मुल्क उसके लिहाज से अपने आप को तैयार करते हैं कि कैसे हमने आने वाले दिनों में नबरत आजमा होना है। अपने नौजवानों ने, लोगों को आप बताते हैं कि आगे जाके जॉब्स कैसे मिलेंगी, क्या होगा, मतलब उनको ये तमाद में लेते हैं। ये तो एक हंसी मजाक सा चल रहा है ना इस वक्त, तमाशा सा लगा हुआ है, इससे आपने आगे निकलना है और निकल जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी जो बात है सारी कि ये इधर से दबाव नहीं आएगा, तो बहुत दबाव आते रहते हैं, लेकिन उसमें फिर आपकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए होती है ना, आपकी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए होती है ना। कम से कम जिनके पैसे तो ना बाहर पड़े हों, भर के अकाउंटों में, मतलब वो बात तो कर सके ना, वो जो हम ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं, मतलब देखिए ना, अगर डट के खड़े हो जाते हैं, ये हमारा करंट सेटअप, ये अरेंजमेंट डट के खड़ा हो जाता है, तो मैं इनके साथ खड़े हो ना मतलब देखे ना, मतलब है कि पैसे उतारे उधर पड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट्स करके दो नेशनलिटीज ली हुई हैं। नेशनलिटी एक मुल्क की होती है, ठीक है ना, तो और ओवरसीज पाकिस्तानी आपका इतना बड़ा एसेट है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, हम उनकी तस्दीक किए जाते हैं, वो आपका एसेट है। सारे मुल्कों में होता है कि यार ये हमारे एक तो पता नहीं क्या है कि इशू है, कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इस खास तौर पे इस अरेंजमेंट के अंदर, कि वो कोई बहुत ही यार ये पढ़े लिखे लोग हैं बाहर और मेहनत करते हैं, तो ये अच्छा नहीं भेजें जी, वो भाई पैसे नहीं भेजें तो ना, कि वो नहीं करते तो अच्छा अपने लिए भेजते हैं तो उसके लिए भेजते हैं। पैसों से हटके वो बहुत बड़ा एसेट है आपके, वो बड़ा आपके सफ़ीर, वो अच्छा काम करें तो आपकी इज्जत बनती है, आप वो बुरा काम करें तो आपकी बदनामी होती है। हर पाकिस्तानी आपका एम्बेसडर है, हर इंडियन जो है वो इंडिया का एम्बेसडर होता है, हर बांग्लादेशी वहाँ का एम्बेसडर होता है।
लेकिन ऐसे नहीं होता कि आप कहें कि जी वो जो है ना वो उनके साथ हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लोग मदद भी करते हैं, हेल्प करते हैं, प्राउड फील करते हैं अपने जो बाहर पाकिस्तान से मौजूद लोग हैं उनके कामों पे। तो वो जेलिन होंगे पाकिस्तान के साथ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, और सारे के सारे जेलिन होंगे और पाकिस्तान आके निकलेगा ऐसे ही। तो ऐसे ही बीच में एक डंटा पाव सा सेटअप था ना, अरेंजमेंट ऐसे ही करके जो है ना हंसी मजाक में बन गया, बस बन गया, वाह पाकिस्तान आगे निकल जाएगा इससे। इस सेटअप में मौजूद खुद लोग इससे बेजार हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, वो खुद बेजार हैं। वो उनसे पूछे ना जाके प्राइवेटली, कहते हैं क्या है, मैं तो जीत रहा था, मैं हार गया, अच्छा ये वो फलाना ढिमाक। तो ऐसे ही बस वो इससे निकल जाएंगे इंशाल्लाह आगे। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूँ कि ये देखिए ना पूरी दुनिया में आप देखिए कि जो मैंने आपसे बात की कि मैंने कभी आज तक ये बात नहीं की कि हुकूमत, मैंने कहा सिस्टम जाएगा। मैंने आज तक ये हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है। जावेद लतीफ़ साहब भी कहते हैं ना अरेंजमेंट, अब सब लफ्ज़ इस्तेमाल करिए, अरेंजमेंट है। एक अरेंजमेंट था, नहीं चला तो मतलब ख़त्म, मतलब नहीं चला तो नहीं चला, चल गया तो चल गया, लेकिन नहीं चलेगा। और वो गिर रहा है ना, अब नहीं बात बन रही आगे। अमेरिका की बात नहीं हो रही, चाइना भी तो आपसे कह के गया था ना कि सियासी इस्तेकाम पैदा करनी। तो बात ये है कि वो सारी दुनिया है ना, सारी दुनिया के साथ अपने जो तरीके से चलना है तो अपने मामलात को खुद ठीक करना है। और मतलब है कि कोई गलत बात तो नहीं कर रहा, कोई गलत बात आपसे कह रहा है कि सियासी इस्तेकाम पैदा करें आप जी, अपना अदालती निज़ाम ठीक करें, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी। अच्छा आप कहेंगे जी वो तो उनको वहाँ का नज़र नहीं आता तो इसलिए हम भी यहाँ पे वही करेंगे जो इसराइली हो। क्या व्हाट नॉनसेंस, क्यों इसराइली जो कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के साथ वो नज़र नहीं आता, हमारा नज़र, क्या व्हाट अटर नॉनसेंस। वो जो बात सही, देखिए ना आपको IMF समझाता है, IMF आपसे कहता है कि ये अपना हिसाब कहता है, अपने अल्ले तलल्ले ख़त्म करो। IMF आपसे कह रहा है एलीट ख़त्म करो खर्चे, ये मिनिस्ट्रियाँ इतनी सारी क्यों खोली। IMF आपसे कह रहा है करप्शन ख़त्म करो, एलीट कैप्चर ख़त्म करो। आप अच्छा जी IMF का वो भाई क्या हौले हौले। आप ज़रा इस बात पर गौर करें और फिर आप कहेंगे अच्छा यार एक मिनट, एक नया एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है, एक इंटरेस्टिंग बात है ये। सोचें कि अच्छा ये तो बात ये सारी कि इसमें ये तो मामला हमने खुद तय कर रहे हैं ना, इंसानी हकूक़ का इशू है, इलेक्शंस के मामलात हैं, धांधलियाँ हुई हैं नहीं हुई, क्या ज़रूरी हैं फ़ौजी अदालतें, क्या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से मामला तय नहीं हो सकते थे, और बहुत सारे, क्या धांधली नहीं हुई, तो बहुत सारे मामला हमने तय करने हैं और कोर्ट्स में हैं। लेकिन मैं इससे हट के भी प्रेशर देंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये सिस्टम कंपेटेबल नहीं है ना दुनिया के साथ। देखिए मैं आपको बताऊँ, ज़रा 24 घंटों पे जाते हैं दोबारा। एक तो क्रिसमस जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, 2 मिनट से मैं बात करके भी निकलता हूँ आगे, क्योंकि इसका एक आज की दुनिया में रोल है। आज की दुनिया में चूंकि क्रिसमस का रोल है इसलिए इसको बताना। ये क्रिसमस जो है ना ये मनाया जाता था जब ये स्टार्ट हुआ 3री 4थी सदी में, ईस्वी में, जब रोमन जो एम्परर कॉन्स्टेंटीन ने ईसाईयत कबूल की, तो वहाँ पे शुरू हो गया क्रिसमस की तारीख। तो ये क्रिसमस जो है ये 6 जनवरी को था, 6-7 जनवरी को मनाया जाता था। और ये इसलिए मनाया जाता था 6-7 जनवरी को कि उस वक्त जूलियन कैलेंडर था, उस वक्त ये कैलेंडर नहीं था जो भी है ना इस वक्त ग्रेगोरी कैलेंडर, ये जो हमारा 12 महीने, ये कैलेंडर नहीं था, दूसरा कैलेंडर था। और वो जूलियन इसलिए कि जूलियस सीजर के नाम पे था। जूलियस सीजर जो है वो 40-45 साल कबल मसीह, तो जूलियस सीजर जो कैलेंडर बना गया था उसके मुताबिक वो रोमन चलाते थे आगे। लेकिन जब पोप ग्रेगरी आए उसमें, तो उन्होंने आके जो है ये उन्होंने फिर ये कहा कि ये थोड़ा सा 11 मिनट ऊपर नीचे, जैसे तो लीप ईयर वाला चलता है ना, तो उन्होंने कहा ये थोड़ा सा आगे पीछे करके जो 10 दिन आगे पीछे किए, 10-12 दिन उन्होंने, तो उसके नतीजे में 6-7 जनवरी से ये 25 दिसंबर को हो गया। फिर जब ये ग्रेट शिज़म हुआ 1054 में ईस्वी में, अभी ये चंद 100 साल पहले की बात है ना, तो उस वक्त फिर ये हुआ कि ये रोमन सल्तनत टूट गई 2 हिस्सों में। एक बन गए कैथोलिक
और एक बन गए ऑर्थोडॉक्स। जो ऑर्थोडॉक्स बन गए वो मशरकी यूरोप में चले गए, और जो रोमन कैथोलिक हैं वो चले गए, वो रह गए उन इलाकों में जो कि मगरबी यूरोप है। और उनमें फ़र्क ये है कि एक जो रोमन कैथोलिक हैं वो 25 दिसंबर को मनाते हैं क्रिसमस, और उनके जो सरबराह हैं उस चर्च के वो पोप हैं। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स इलाके हैं, जो दुनिया में जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, वो जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल उनका बना। पहले तो कॉन्स्टेंटाइन की वजह से कॉन्स्टेंटिनोपल बना। वो 6 जनवरी या 7 जनवरी को ही मनाते हैं। उनका क्रिसमस 6-7 जनवरी को होगा जी। और उन्होंने अपना कैलेंडर चेंज नहीं किया पोप ग्रेगरी की वजह से। उनका कैलेंडर वही है जो जूलियन कैलेंडर। अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यूक्रेन में और रशिया में और ईस्टर्न यूरोप में, अगर हम यहाँ देखें कि उनके जो वो पूरे इलाके जो हैं जहाँ पे अक्सरियत जो है वो जिन इलाकों में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की है, तो वहाँ पर जो है वो 7 जनवरी को मनाया जाए, 6-7 जनवरी को। ये सारे इलाके, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, ठीक है ना। अच्छा, इनमें फ़र्क ये है कि वो जो हैं कैथोलिक वो लैटिन, वहाँ पे लैटिन में ज़्यादा है, और ऑर्थोडॉक्स अभी तक ग्रीक, यहाँ पे ग्रीक जो है ना ये ज़्यादा। अच्छा, ये चूँकि उनको नहीं मानते पोप को, तो यहाँ पे पैत्रिया, ठीक है ना। और उसमें ये बड़ा इशू खड़ा हो गया था कि भाई ये जब यूक्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा इशू हो गया था, यूक्रेन वॉर, पहली और दूसरी जो वॉर है उसके दरमियान जो ऑर्थोडॉक्स जो हेड हैं जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल में, लेकिन जिसको हम अब इस्तांबुल कहते हैं, और वहाँ तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये पुराना लफ्ज़ चूँकि वहाँ के जो पैत्रियत हैं उन्होंने इंडिपेंडेंट कर दिया यूक्रेन के चर्च को। उससे पहले यूक्रेन का चर्च मॉस्को के चर्च के अंडर था, क्योंकि सबसे पहले ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो है वो कीव में आई थी, यूक्रेन में आई थी। ये इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले यहाँ पे आई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई थी, तो वो चूँकि इसलिए कीव की जो यूक्रेन है उसकी एक मजहबी हैसियत भी है। सबसे पहले ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो है वो कीव में आई थी, यूक्रेन में आई थी। और जब इसको इंडिपेंडेंट किया गया इस चर्च को, और ये चर्च निकल गया मॉस्को, पहले मॉस्को के अंडर में था, उसके बाद जब चर्च निकल गया तो जाहिर है कि फिर मॉस्को के जो वहाँ के जो पैत्रियत हैं केरल, उन्होंने फिर इसको एक रिलीजियस, उन्होंने उनकी तरफ से एक हुक्म आया कि ये जो है इसको वापस यूक्रेन के जो चर्च है इसको वापस मॉस्को के चर्च के अंडर लाया जाए। तो इसका एक रिलीजियस पहलू है यूक्रेन वॉर का, बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट। तो वो जब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेलिब्रेट करेंगे तो उनको भी हम मुबारकबाद देंगे, और आज हम कैथोलिक्स को, हम बड़ी दुनिया में बड़ी तादाद में चूँकि कैथोलिक्स हैं तो हम उनको मुबारकबाद देते हैं। फिर उसके बाद ये हुआ है कि जी 24 घंटों में ही, पिछले 24-48 घंटों में ही जो बदकिस्मती से सीरिया में 2 जगहों पे मामलात ख़राब हो गए, और भी जगहों पे ख़राब हैं। लेकिन चलें, उससे पहले ज़रा सीरिया से पहले मैं आता हूँ ना, ये तल अवीव के ऊपर दोबारा हुतीज़ ने मिसाइल दाग दिए। अच्छा, अब वहाँ मिसाइल तो दागे हैं हुतीज़ ने, और वहाँ पर जो है वो एन तल अवीव में आगे पीछे दाएं बाएं आके मिसाइल्स गिरे हैं। लेकिन यहाँ से और हंगामी तौर पे उन्होंने कहा है कि जी वो जो एरो 3 हैं उनकी तैयारी को तेज़ किया जाए, एरो 3 सिस्टम जो है उनकी तैयारी तेज़ कर दी जाए, जो कि इंटरमीडिएट और शॉर्ट और मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के मिसाइल्स के साथ। लेकिन इशू जो है ना, इशू यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि जी वो उनका जो है वो एरो सिस्टम ख़राब हो गया है, या उनका जो है वो आयरन डोम उनका ख़राब हो गया है, या वो नहीं डिफेंड कर पा रहे सही तरह से, या उनका जो है वो डेविड स्लिंग काम नहीं कर रहा। मेरे लिए जो थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात है ना यहाँ पे, वो ये है कि थर्ड जो उनका सिस्टम है वो कहाँ पे है। मतलब मुझे उसके ऊपर ज़्यादा जो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है ना, जिसके बारे में ये 4 फोर्थ स्लाइड में दिखाया गया, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कहा था कि
पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी जो मेजर जनरल पैट राइडर हैं, उन्होंने कहा था कि एक थार बैटरी भी इसराइल भेजी जा रही है, और वो फिर उसके बाद पहुंच गई थी, मतलब वहाँ पर वो चली गई थी, ठीक है ना। ये अगर मैं 21 अक्टूबर का राइटर्स कोट करूँ तो कह रहे हैं थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम इज इन प्लेस इन इसराइल। तो ये वहाँ पहुँच गया था, और उसके साथ ही ये भी था कि 100 लोग जो हैं, जो अमेरिका के जो उस पूरे सिस्टम को देखेंगे, वो भी जो हैं वो साथ गए हैं, और वो वहाँ जाके तो अभी तक तो हम एरो 3 और आयरन डोम और इसके ऊपर लगे हुए ना, लेकिन वो था वो उस सिस्टम का क्या हुआ, और वो सिस्टम भी क्या। अच्छा, वो जो बैटरी है ना, वो इस तरह से ये बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे गया ना, ऊपर जाके वो जब आउटर स्पेस से इनर स्पेस में एंटर हो रहा है ना, एटमॉस्फेयर में, तो वो वहां पर उसको इंटरसेप्ट करके काफी ऊपर, तो उस बैलिस्टिक को वो, अब ये बैलिस्टिक सिस्टम इतनी दूर से अगर आ रहा है यमन से, भाई कहाँ यमन है, वो कहाँ पर ये भाई तल अवीव है, तो अब छोड़ देना कि उनका आयरन डोम का क्या बना, और छोड़ देंगे उसका क्या बना, जो है वो डेविड स्लिंग का क्या बना, और एरो सिस्टम का क्या बना। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये थर्ड का क्या हुआ। देखिए ना, ये एक मतलब क्या वो सिस्टम है इन प्लेस, नहीं है, फेल हो गया है, वो भी नहीं रोक पा रहा, कैसे भाई, ये कैसे, इसके बारे में तो एक खामोशी छाई हुई है, ये वो सिस्टम क्यों नहीं काम कर रहा। और अच्छा, वो जो सिस्टम है ना, वो 1 बिलियन से 1.8 बिलियन डॉलर्स उसकी बैटरी, वो अगर वो सिस्टम नहीं काम कर पा रहा तो वो तो साउथ कोरिया में लगा हुआ है, वो तो कई खलीजी मुल्कों को भेजा हुआ है। भाई वो ऐसे मौकों पे सिस्टम का जो फंक्शनल होना, या वो कितना जंगों के दौरान ही तो होता है कि भाई ये मिसाइल कैसे यूक्रेन से फायर होकर मॉस्को में गिर गया, ये मॉस्को का मिसाइल कैसे यूक्रेन में गिर गया, ये हुतीज का मिसाइल कैसे जाके भाई गिर गया वहां जाके, और हुतीज का मिसाइल अगर तल अवीव में गिर रहा है तो ये, और कब से हो रहा है, ये तो 7 अक्टूबर 2023 के फौरन बाद शुरू हो गया था। तो ये तो पूरे सिस्टम जिनको आपने बेचा हुआ है डिफेंस सिस्टम वहां का, वो तो मुल्क थरथरा रहे होंगे इस वक्त कि भाई ये क्या है यार, ये हमारे सरों के ऊपर से गुजर के वो जा, दूसरा तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया, जाते ही जा रहे हैं हुतीज के मिसाइल। ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। तो मतलब ऐसे नहीं है कि वो साथ है कोई, और वो आप कहेंगे गजा से आ रहा है, लेबनान से आ रहा है, कहाँ हुतीज है यमन, वो कहाँ पर इसराइल है, वो हर थोड़े दिन बाद सायरन बज रहा है। फिर पिछले एक हफ्ते में 10 दफा हुतीज ने अटैक किए। तो ये कैसे हो रहा है, इसराइल पे सायरन बज रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं जनाब, सुबह शाम सुबह शाम। तो ये एक बहुत बड़ी अजीब सा सिनेरियो। दूसरा जो सिनेरियो है वो ये है कि जो सीरिया है उसमें ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। वो जो बात की थी ना अहमद शहरान ने, उन्होंने कहा कि जी मैं यहाँ पे सारे ग्रुप्स हथियार फेंकें और अपने अपने हथियार फेंक के वो कौमी धारे में शामिल हो जाएं और आ जाएं दमिश्क में। लेकिन वो बात बनी नहीं, इसलिए नहीं बनी कि वहाँ पर जो इस तरह नहीं होता। वहाँ पर जो मैंने आपसे पहले भी बात की थी, जो कुर्द हैं वो 4 इलाकों में हैं, 4 इलाकों में कुर्द हैं, और उनमें से एक इलाका जो है वो ऐसा है कि जो टर्की, कल जो हमने मैप दिखाया था 4 उनके हिस्से हैं ना जहाँ पर कुर्द हैं। तो एक वो हिस्सा है जो कि टर्की, जहाँ पर जो है वो टर्की यानी के साथ वो कहते हैं, दूसरा जो है वो ईरान के साथ, तीसरा सीरिया, और चौथा इराक, जिसमें इराक में तो उन्होंने काफ़ी हद तक खुद मुख्तारी भी अमेरिका ने दिलवा दी, पहले नहीं थी सद्दाम दौर में। अच्छा, लेकिन अब इसी इशू के बाकी, अब यहाँ इशू ये है कि यहाँ पर जो ईरान के साथ कितना बड़ा फड्डा है, ईरान का और अमेरिका का बज़ाहिर कितना बड़ा फड्डा है, बज़ाहिर हर मुल्क का बज़ाहिर ही होता है, कितना बड़ा फड्डा है। लेकिन सीरिया में जिस ग्रुप को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है उसी ग्रुप को ईरान भी कर रहा है। जिस ग्रुप को तुर्की कर रहा है उसको ईरान नहीं कर रहा। ईरान और तुर्की सीरिया में आमने सामने है, और अमेरिका और ईरान तुर्की सीरिया में एक साथ हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसकी वजह से क्या हुआ कि आज वो
चूँकि फटा हो रहा है, जो लड़ाई हो रही है वो नहीं हुआ, वो नहीं हो पाया। तो आज ये सूरत हाल बनी कि पहली दफ़ा वहाँ से जो स्टेटमेंट आई है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे चूँकि अल्फाज ज़ाहिर है कि उनका मीडिया ही जिस तरह से इसको कोट कर रहा है तो वही ज़रूरी। पहली बात तो ये कि जो प्रेसिडेंट उर्दुगन है उन्होंने जो अरब मीडिया कोट कर रहा है, अल अरबिया को मैं कोट कर रहा हूँ एग्जैक्ट ताकि रेफरेंस आए, वो कहते हैं कि कुर्दिश मिलिटेंट्स, ये 9th स्लाइड, President Erdogan says कि Kurdish militants in Syria will be buried if they do not lay down weapons। खुल के उन्होंने बात की, ठीक है। और रॉयटर्स भी इसी कोट कर रहा है कि Kurdish militia in Syria will be buried if they do not lay down arms। असला फेंकें वरना वो जो है वो मामला ख़राब हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो, लेकिन इशू फिर क्या है? इशू ये है कि पहली दफ़ा जो है वो जो नए अहमद शरा की जो इन्होंने अनाउंस किए हैं वज़ीर ख़ारजा, वो जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने पहली दफ़ा ईरान को मुखातिब किया है। और मैं यहाँ डेली सभा कोट कर रहा हूँ टर्की का, ये बड़ी तेज़ डेवलपमेंट्स हैं और बड़ी तेज़ी। 11th स्लाइड, न्यू सीरियन फॉरेन मिनिस्टर कॉल्स ऑन ईरान नॉट टू सो chaos इन द कंट्री। पहली दफ़ा ये जो है ये न्यू सीरियन फॉरेन मिनिस्टर ने, ये टर्की के मीडिया को मैं कोट कर रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने ईरान नॉट टू सो chaos। जवाब में मैं कोट कर रहा हूँ 12th स्लाइड, प्रेस टीवी, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा टू अर्ली टू प्रेडिक्ट सीरियस फ्यूचर फॉर दोज थिंकिंग विक्ट्री इज अचीव्ड। अच्छा, अब इशू ये है सारा कि अगर आप प्रेस टीवी को देखें 14th स्लाइड, तो वो कह रहे कुर्दिश लेट एसडीएफ बीट बैक टर्किश मिलिटेंट्स इन सीरिया से विल थॉट अनकराज एम्बिशन। लेकिन उसके साथ ही अगर आप इसको देखें जो ईरान का है 14th, और फिर आप एसोसिएटेड प्रेस पे चले जाएं 16th, तो कह रहे कुर्दिश लेट फोर्सेस 16 पुश बैक टर्किश बैक सीरियन रेबल्स इन। यानी सीरिया में देखें ना, बाकी जगहों पे कैसे आपको हर जगह पे एक मुख्तलिफ सिनेरियो है, सीरिया में ईरान और अमेरिका एक साथ हैं उन फोर्सेस को जो कि इस वक्त अगेंस्ट टर्की हैं। और आज खुल के उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया, अब कल तक बात चल रही थी ना कि ईरान और जो वो हैं ईरान और दमिश्क के आपस में बातचीत चल रही, उन्होंने कहा कि chaos ना बढ़ाएं। इन्होंने जवाब दिया कि टू अर्ली कि विक्ट्रीज किसकी हुई हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ जवाब आ गया खुल के। अब इस मामले को कौन तय करेगा? यकीनन इसमें मेरा ख्याल है रशिया आएगा, या खुद प्रेसिडेंट उर्दुगन और टर्किश प्रेसिडेंट बात करेंगे, या बाकी मुल्क आएंगे। वो ज़रा सब पीछे हटे हैं कि ये अरब ममालिक ख़ास तौर पे वो ये देख रहे हैं कि भाई ये अब सिनेरियो किस तरफ जा रहा है, क्या स्टेबल गवर्नमेंट होगी। अच्छा, अमेरिका की तरफ से ये बात हुई है, उनका जो उनकी तरफ से जो वहाँ पर मकामी उनका जो मीडिया और जो वो ही कह रहे हैं कि जी इसमें जो है दाइश मौजूद है। खुद यानी डमास्कस में जो ये जो अहमद शरार हैं इनके अंदर भी एक दाइश मौजूद है। तो अमेरिका ने तो नहीं माना ना, अमेरिका तो उधर उनको सपोर्ट कर रहा है, वो जो कि जिनको टर्की जिनको कह रहा है कि जो पीकेके के लोग हैं, लेकिन टर्की जिनको पीकेके कह रहा है ईरान उनको सपोर्ट। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ऐसे एक जगह पहाड़ी पे पहुंचता हूँ तो एक तरफ मुझे ऐसे नज़र आता है और एक तरफ मुझे तो ये इज़ टू कॉम्प्लेक्स सीरिया। और इसी दौरान जो है वो हूतीज़ जो हैं, अब सवाल ये है कि हूतीज़ के मिसाइल को कौन रोकेगा? इसराइल नहीं रोक सकता। अमेरिका को ये उधर कितने जहाज़ों को आगे पीछे अमेरिका उनको कहता है कि हम ख़त्म कर दिए, उड़ा दिए हमने, बंदरगाहें सारी, वो फिर जवाब में मारते हैं। तो सवाल ये है कि अब इस वक्त वो सीरिया के अंदर chaos है आपस में, तो क्या कोई इस वक्त इसराइल की हेल्प करेगा या इस वक्त कोई अमेरिका की हेल्प करेगा कि आप हूतीज़ के उस पर जाएं? और कितना इस वक्त जो है वो, क्योंकि देखें मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि ये मुल्क सारे जो हैं इस वक्त अपने अपने मामलात को सब ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में, मतलब आने वाले दिनों के जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे निपटना है। मतलब पहले जो हुआ उसको छोड़, आगे बढ़ना है ना। टर्की ने आगे बढ़ना है, सऊदी अरेबिया ने, पाकिस्तान ने, इंशाल्लाह सारे दुनिया के जितने मुल्क हैं उन्होंने आगे जाना है ना।
तो आगे की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है ना, एक रीजन में है, खित्ते में है, एक मुल्कों के अंदर है, एक वो है कि जो आपने ग्लोबल विलेज में आप रहते हैं, आपने उनके साथ मामला तय करने, तो उसमें अपनी जात से निकले ना, थोड़ा सा अपने उससे निकले ना, अपने मतलब अपनी जात से तरह निकल के देखें ना कि हालात क्या हो रहे हैं और क्या हम एज अ पाकिस्तान इस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होते तो क्या सोच रहे होते, इस वक्त अल्लामा इकबाल होते तो क्या सोच, मतलब लीडर्स क्या सोच रहे होते। अब उसको अपनी निकल जाए जाते, पीटीआई क्या कह रही है वो छोड़ दें, इश्यूज, आप इश्यूज को देखें ना पाकिस्तान के, आपके बाहर के मुल्कों में एसेट है आपके पाकिस्तानी, अंदर आपके बच्चे, आपके जो मिडिल क्लास है लोग हैं, आप IMF आके समझाता है, कर्जे खा रहे होते हैं और आवाम को नचोड़ रहे होते हैं। तो ये किससे निकले ना आगे, मतलब आप आगे से निकलें और ये देखें कि आगे कैसे होगा, ये होगा फलां होगा, ये जो फुसफुसे किस्म की चीज़ें आ रही हैं, आप खड़े हो जाएं डट के, अगर खड़े हो सकते हैं पूरी दुनिया के सामने, अगर खड़े हो सकते हैं तो, लेकिन नहीं खड़े हो सकते। हम सब सारी दुनिया को साथ लेके चल रहे हैं, अपने मामला हमने ठीक करने हैं अंदर के, और अल्लाह खैर सलाह निकल जाएगी इससे, इंशाल्लाह ऐसे निकल जाएगी। ये सिस्टम कंपैटिबल नहीं है, बस ठीक हो जाएगा। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं कि हमें अपने मामलात खुद ठीक करने होंगे और ये ठीक हो भी जाएंगे? ठीक हो जाएंगे ये मामला। मैं अब ये देखें, जो अज़रबैजान का आज एक प्लेन क्रैश हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन वो बाकू से जहाज़ उड़ा अज़रबैजान से, और उसने ग्रोजनी जाना था, चेचनिया, रशिया के चेचनिया जाना था, तो आगे धुंध थी और उसमें ये अजीब किस्म का, बहुत अनयूजुअल किस्म का ये क्रैश है। 62 पैसेंजर्स थे और उसमें से 32 के बारे में इतला ये है कि वो जिंदा हैं इस क्रैश के बाद, जो कि बहुत बिल्कुल आपको लग रहा है कि जी वो जहाज़ में आग लग गई और तबाही। तकरीबन 32 लोग इसमें जिंदा हैं और उन 32 में से जो आखिरी इतलात आ रही है 22 हॉस्पिटल में और 10 उसमें से हॉस्पिटल से भी उनको रिलीफ, यानी इतने ज़्यादा वो ज़ख्मी नहीं थे। तो उम्मीद करते हैं कि और अच्छी खबर आएगी और उसमें से जो लोग हैं वो ज़िंदा सलामत होंगे और जो हॉस्पिटल में हैं उनको अल्लाह ताला ज़िंदगी देगा। ये क्रिसमस के दिन में बड़ा अफसोसनाक सानिया पेश आया। लेकिन अब देखें आगे फॉग थी, उस जहाज़ ने अपना रूट चेंज करके वो काज़ाकिस्तान के इलाके में गिरा, उसने तो रशिया जा रहा, वो अज़रबैजान से ग्रोजनी जा रहा था, यानी चेचनिया का जो रशिया है। एनीवे, बाकी दूसरी जो बात है ये तो ख़त्म हो जाएगा मामला। मैंने आपसे कहा ना कि ये इससे निकल जाएंगे आगे, और इससे निकलने के लिए देखें ये जो इलेक्शन हुए थे ना 2018 के, ये ट्रम्प दौर में हुए थे और ट्रम्प इंतज़ामिया को, ट्रम्प को एक चीज़ पाकिस्तान के बारे में तो बहुत ही, उस ज़माने में तो ये अफ़गानिस्तान और सारा इशू चल रहा था, उनको एक शख्सियत के बारे में पता है जो इस वक्त अरेंजमेंट में है, जो अरेंजमेंट उन्होंने पूरा वो कहना चाहिए ना जोर लगा लिया था वहाँ पे कि किसी तरह से ये रुक जाए चीज़ें, जो उस वक्त मामला चल रहे थे पनामा के, जो भी चल रहे थे, इलेक्शन आगे पीछे, उधर से किसी किस्म की कोई लॉबिंग फर्म्स, देखिए ना, लॉबी छोड़ देंगे, मतलब उसको तो छोड़ ही दें ना, नाश्ते के लिए में जाने के लिए टिकट के लिए वहाँ पे लॉबिंग फर्म्स जाहिर होती थी, अभी भी होती होंगी शायद, तो वो तो छोड़ दें। लेकिन उससे हट के आपको क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक सियासी इस्तेकाम नहीं लाना? और आपको मैं कमाल की बात बताऊं कि आपको एक स्ट्रॉन्गमैन चाहिए था उस वक्त, वरना शायद उससे 2018 में खान साहब को गवर्नमेंट नहीं मिलती। हमने कहा था ट्रम्प से कौन करेगा बातचीत, भाई ये तो बड़ा मसला हो रहा है, तो बातचीत और ट्रम्प, तो आपको स्ट्रॉन्गमैन चाहिए था। शुरू में याद करें खान साहब का पेचा पड़ गया था ट्रम्प के साथ, खान साहब का पेचा। बाकी इनमें से कोई बात करे ना ज़रा, ये करे, ये करना कर सकता है तो करे। देखिए ना, बात ये है कि पेचा पड़ गया था ना, तो आपको स्ट्रॉन्गमैन चाहिए था, स्ट्रॉन्गमैन का पेचा पड़ा, आगे जाके उसने देखना ट्रम्प ने फिर अच्छा स्ट्रॉन्गमैन है यार, ये तो कमाल का आदमी है, आगे चले मामला, वो बड़ी दोस्ती हुई। लेकिन शुरू में तो पेचा पड़ गया था ना, तो आपको तो स्ट्रॉन्गमैन, क्योंकि वो इशू ये था कि मतलब मामला ऐसे थे ना कि वो शुरू हो गए थे उस वक्त, और अगर उस वक्त जो है वो ट्रम्प ना आते और अगर उस वक्त जो है वो डेमोक्रेट्स ही आते दोबारा, तो ये तो लॉबिंग शॉबिंग, ये तो उस वक्त ये गेम बड़ा ऊंचा था ना। तो इसीलिए 2013
जो 13-14 का इलेक्शन था उसमें खान साहब की सीटें जो थी उसमें ऊपर नीचे हुए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, खान साहब उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर गए थे, ठीक है। लेकिन ये कि वो जब लॉन्ग मार्च हो रहा था बहुत तेज़ और जमहूरियत ख़तरे में पड़ गई थी, तो यकीन दहानी हुई थी ना कि अगले इलेक्शन आपको मिल जाएगा, आप रुक जाएं अभी रास्ते में। छोड़ दें मैं उस बातों को। बात यह है कि आपने आगे निकलना है। आगे कैसे निकलना है? जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, खान साहब, बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठ जाएं, अदालतें, ठीक है, अपने मामलात को ठीक करें, बाकी आगे मुल्क निकले। मतलब देखें ना, एक आपके यहाँ ये टर्म ना था तो भी तो सियासी बेचैनी थी, अदम इस्तेकाम तो पहले भी था ना। पहले भी तो आपको IMF कह रहा था कि आप, चाइना तो पहले कह के गया ना आपसे कि आप स्टेबिलिटी लेकर आए, तो हम इसे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। ये बस मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा डैमेज ना हो, ज़्यादा नुकसान ना हो। अच्छा नहीं लगता ना बार बार कि जी वहाँ से मैसेज आ रहे हैं, वहाँ से ये आ रहा है, वहाँ से वो आ रहे हैं सारे। तो और ख़ास तौर पर तो ऐसा हो ना कि भाई बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग मैन हो और बड़े जी खड़े होकर वो बात कर रहे हैं उनसे, और ये है और वो बड़े मकबूल, मतलब अंदर भी एक वो अजीब सा है ना मामला। कुछ तो नहीं है मुस्लिम लीग नून के लोग। आप देखें जब ये मामला हो रहा था तो मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को देख रहा था सेनेट के अंदर, जो ये 26वीं तरमीम, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कुछ नहीं थे जो कुछ सेनेट में हो रहा था। ये सरदार एयाज सादिक साहब इंतहाई नफीस आदमी है, वो खुश तो नहीं थे जब ये 26वीं तरमीम के दौरान जो कुछ हो रहा था। तो बात ये है कि इसको, मेरा ख्याल है कि अभी मुज़ाकराती टीम बैठी है ना, इसमें एयाज सादिक साहब की मौजूदगी, जो मैं नाम लेता रहा हूँ हमेशा कि इस तरह के लोग आ जाएं जो बड़े संजीदा मैच्योर, वो आगे मामलात को बढ़ाएं। और ये बढ़ेंगे, अगर आप करते रहेंगे तो बाहर से प्रेशर नहीं आएगा क्या? वो देख रहे हैं कि यार पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया देख, अमेरिका को छोड़ दें, चाइना क्या कह के गया आपसे? चाइना ने, आप चाइना को किसी, हम उसमें नहीं ला रहे चाइना की बात को। चाइना ने एजाज सईद साहब की स्टोरी और कामरान यूसुफ साहब की जो स्टोरीज हैं उनको देखें ना, अभी तो चंद रोज़ पहले तो आई हैं सामने। तो सबका कंसर्न है कि अब स्टेबिलिटी लेकर आ जाएं अपने मुल्क में, ताकि इन्वेस्टमेंट्स आएँ, ताकि आगे लोग निकलें, सियासी अदम इस्तेहकाम से गुरेज करें। तो सारे लोग बैठेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई इसमें रास्ता निकलेगा। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी और अदालतें भी दुनिया के साथ अपनी चल रहे हैं। पूरे आगे बड़े चैलेंजेस हैं बहुत। आपकी यूथ, मैंने कहा ना, आगे सबसे बड़ा जो इशू 2025 में आ रहा है वो ये कि जब ये डिपुटेशन शुरू होगी यूरोप से, राइट विंग पार्टीज़ और ये सारी, तो अभी से वो कैसे आप लेंगे, कैसे जॉब्स क्रिएट होंगी, कैसे वहाँ से अगर लोगों को बाहर मामलात उनके होते हैं। इंडिया ने, बाकी मुल्कों ने तैयारी शुरू कर दी है कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ ये इन मुल्कों में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आगे जाके। मुल्क अपने देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ जाते थे, अब यहाँ पे ये पार्टी आ गई है, राइट विंग पार्टी आ गई है, इसके इमिग्रेशन लॉज ऐसे होंगे, ऐसे होगी, कैसे हमने अपने आप को एडजस्ट करना है, कैसे दुनिया में आगे चलना है। तो ये तो कोई इशू ही नहीं है, तो बहुत ही मामूली इशू है जो हमारा सोशल अनरेस्ट है ना मुल्क के अंदर, और ये वैसे हमें ठीक कर लेना चाहिए था। मतलब ज़रूरी तो नहीं कि बाहर से कॉलें आए तो फिर हम ठीक करें, हमने खुद भी तो ठीक करना है। और देखें ना, ये आपने क्यों हम FBR ठीक कर रहे हैं? इसलिए कि IMF नहीं चलता। ये कमाल है भाई, वरना हम नहीं करते। इतनी सारी मिनिस्ट्रियाँ हम ख़त्म कर रहे हैं, क्यों? जो IMF ने कहा है। तो भाई IMF ने, शुक्र खुदा का IMF ने कहा है, तो एलिट कैप्चर वो सारी बातें IMF करके गया ना आपसे, तभी आप ठीक कर रहे हैं। तो अब अगर कोई ऐसी बात है जो गलत हो रही है तो हमें खुद ठीक करनी चाहिए वजह इसकी। और मैंने कहा अमेरिका को छोड़ दें, आप अमेरिका को छोड़ दें, EU है, चाइना को तो देखें ना, चाइना में आपसे सोशल अनरेस्ट ख़त्म करें मुल्क के अंदर ताकि इन्वेस्टमेंट्स आएँ। आगे निकलना चाहिए इससे, और निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जब आपस में बैठेंगे सारे, आगे निकल जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।